हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, तुम लड़के वाले की तरफ से हो, तुम बनी की तरफ से हो, समझे। विप्लव रिया को लालच देते हुए बोला, अरे पागल, शादी के वक्त जब भाई के जूता चुराने वाली रस्म होगी तब हम दोनों डांस करेंगे ना। मैं सलमान खान बन जाऊँगा और तुम माधुरी दीक्षित बन जाना, कितना मज़ा आएगा ना। रिया विप्लव के सिर पर मार के बोली, तुम्हारे ना दिमाग का एंटीना सच में कहीं और फिक्स हो गया है। तुम हमेशा माधुरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़ा है। विप्लव आशिकाना अंदाज में बोला, हमारी तो जान प्राण सभी में सिर्फ मधु बसी हुई है। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, तू अपनी बीवी को कहाँ पर बसा कर रखोगे, सिर पर। विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने जान और प्राण कहा, दिल में मेरी बीवी रहेगी ना, पूरा दिल उसका रहेगा भर भर के। विकल्प आते हुए रिया से बोला, रिया मेरा ब्लेजर अभी तक नहीं आया, क्या हम दोनों शॉप पर चल सकते हैं। रिया विकल्प की बात पर बोली, आई एम सॉरी विक्की, आंटी ने अपने भतीजे की खातिरदारी के लिए मुझे रखा है और पता नहीं वो निकम्मा कहाँ रह गया। मेरा तो मन कर रहा है कॉफ़ी में अच्छा सा मिर्ची डालकर उसकी खातिरदारी करो। जनाब को पर्सनल बेटर चाहिए। विप्लव रिया की बात पर बोला, अरे यार, मैं भी आज तक कभी उन्हें नहीं देखा। सुना है कि 20 साल के थे जब वो आर्मी में चले गए थे, क्योंकि मेरे मामा जी भी वहीं हैं ना। फिर उन्होंने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, फिर आगे कुछ पता ही नहीं है। रिया विप्लव की बात पर बोली, इसका मतलब वो आर्मी आदमी है। बाप रे, उसे कुछ करने से पहले एक बार सोचना होगा, वरना कहीं उठाकर बाहर फेंक दिया तो। विप्लव रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, तुम मेरे घर में हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें मेरे होते हुए उठाकर बाहर फेंक दे। तुम्हें फेंकने का हक सिर्फ मुझे है। निर्जला किचन में आकर रिया से बोली, रिया बाहर। रिया कॉफ़ी का ट्रे उठाते हुए बोली, हाँ आंटी, मुझे पता है, आंटी ने मुझे कहा था कि उनके भतीजे आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी करनी है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रिया किचन से बाहर चली जाती है। महक विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। विकल्प महक के बात पर अपना सिर हिलाता है और दोनों विकल्प के कमरे की तरफ चले जाते हैं। विप्लव वैशाली के साथ बैठकर मज़े के साथ रसगुल्ले खाने लगता है। वैशाली एक दो रसगुल्ले खाकर बोली, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे वरना हमको डायबिटीज हो जाएगा। विप्लव एक बाउल में 15-20 रसगुल्ला रखते हुए बोला, मैं बनी के साथ जा रहा हूँ खाने के लिए। इतना कहकर विप्लव किचन से निकलकर अदिति के कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर रिया किचन से बाहर आती है तो अनमोल अपनी पीठ उसकी तरफ करके सोफे पर बैठा हुआ था और फ़ोन में कुछ देख रहा था। रिया बिना अनमोल पर ज़्यादा ध्यान दिए कॉफ़ी का ट्रे लेकर उसके सामने रखते हुए बोली, आपकी कॉफ़ी। ये कहते हुए रिया की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है और वो हैरानी से अनमोल की तरफ देखने लगती है। वहीं अनमोल रिया के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए ट्रे से कॉफ़ी लेकर पीने लगता है, जैसे उसे रिया के वहाँ होने और ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अनमोल को जब एहसास होता है कि रिया वहीं पर खड़ी हुई है तब अपनी नज़रें उठाकर रिया को देखते हुए कहता है, क्या मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पीने का इरादा है। रिया अनमोल की आवाज़ सुन होश में आती है और जल्दी से कहती है, नहीं तो मैं बस कॉफ़ी। अनमोल रिया की बात को बीच में काट कर बोला, समझ गया, जाओ यहाँ से। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। अनमोल चुपचाप अपना कॉफ़ी पीने लगता है कि मृत्युंजय और शोभित वहाँ पर आ जाते हैं। शोभित अनमोल को देखकर खुश होते हुए बोला, ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अनमोल खड़ा होकर शोभित की तरफ हाथ बढ़ाता है तो शोभित जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, भाइयों से गले लगा करते हैं। अनमोल शोभित की बात पर कुछ नहीं कहता। मृत्युंजय अनमोल से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो। अनमोल मृत्युंजय से हाथ मिलाकर बोला, मैनी कैंग्रेचुलेशन ऑन द वेडिंग मिस्टर शारंग। मृत्युंजय अनमोल की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरी शादी को 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं।
अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन जब लोग पहली बार मिलते हैं तो बधाई तो देते हैं ना, चाहे शादी को 3 साल क्यों ना हो जाए। मृत्युंजय अनमोल की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो शोभित अनमोल की तरफ देखते हुए कहता है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अनमोल शोभित की बात पर बोला, मैंने अभी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा। जब इस बारे में सोच लूँगा तब शादी करने का डिसीजन भी ले लूँगा। मृत्युंजय अनमोल की बात पर बोला, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब कोई परफेक्ट लड़की लाइफ में आ जाती है ना, तब ये सारी होशियारी हाथ में धरे के धरे रह जाती है। अनमोल मृत्युंजय की बात पर बोला, तो अपनी मिसेज परफेक्ट से मिलवाना नहीं चाहोगे। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, क्यों नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय इधर उधर महक को देखने लगता है, लेकिन उसे महक कहीं नज़र नहीं आती, जिस पर वह अनमोल से एक्सक्यूज़ मी कहकर महक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय महक को पूरे घर में ढूंढ चुका था, लेकिन उसे महक कहीं मिला ही नहीं थी। इसलिए मृत्युंजय सीधा विकल्प के कमरे में आता है। मृत्युंजय जब विकल्प के कमरे में आता है तो देखता है महक बिस्तर पर बैठी हुई थी और विकल्प मिरर के सामने खड़ा उसे ब्लेजर पहनकर दिखा रहा था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर महक और विकल्प पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। विकल्प मृत्युंजय को देख खुद को दिखाते हुए कहता है, ब्रो बताओ ना कैसा लग रहा हूँ मैं। मृत्युंजय महक के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आई एम सॉरी, मैं विक्की भाई के साथ उनकी मदद करने आई थी। विकल्प इस तरीके से खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर चिढ़ कर बोला, ब्रो अगर मैं भाभी को कुछ वक्त के लिए ले आया तो क्या बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। आप बिल्ली की तरह पीछे पीछे आ गए जो दूध को सूंघते हुए आ जाता है। मृत्युंजय विकल्प को घूर कर बोला, जुबान पर लगाम दो और चाहे कुछ भी पहन लो, सगाई तुम्हारी नहीं है। विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, सगाई मेरी नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं कि क्या मैं अपने भाई की सगाई में ठीक से तैयार नहीं हो सकता। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर विकल्प से बोली, भैया ये ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है, आप शाम को इसी को पार्टी में पहनिएगा। विकल्प महक की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ओके भाभी। मृत्युंजय एक नज़र विकल्प को घूरने के बाद महक को अपने साथ खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। अदिति और विप्लव मज़े के साथ रसगुल्ले खा रहे थे। उन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं था। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। विप्लव रिया के चेहरे को देखते हुए बोला, तुझे क्या हुआ मोटी, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं। रिया विप्लव की बात पर बोली, तू सिर्फ 12 की बात कर रहा है, 13 भी बजेंगे। विप्लव एक रसगुल्ला मुंह में डालकर इशारा करते हुए बोला, क्यों। रिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुझे हमारा प्रोफेसर याद है। विप्लव रसगुल्ला निगल कर कन्फ्यूज होते हुए बोला, यार एक ही सब्जेक्ट के इतने सारे प्रोफेसर हैं, कितनों के याद करूँ, तू बताए इसके बारे में बोल रहे, किसके बारे में बोल रही। और एक बात बता, फंक्शन टाइम पर तू उन बोरिंग लेक्चरर को क्यों याद कर रही है। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, अनमोल भारद्वाज तुझे पता है कौन है। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, अकड़ू जितनी घमंडी प्रोफेसर है जो खुद को कहीं का राजा समझता है, फिर उसने कुछ किया क्या तेरे साथ। रिया जाकर विप्लव के सर पर मारते हुए बोली, डफर वही तेरे मॉम के भाई का बेटा है, मतलब तेरे मामा जी का बेटा है। विप्लव रिया को ऐसे देखने लगता है जैसे उसके सर पर किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया। अदिति जो कि उन दोनों को देख रही थी, अपनी जुबान का शटर खोलते हुए बोली, आप दोनों को इतना ज़्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, प्रोफेसर ही तो है, रिश्तेदार हो गया तो क्या हो गया। विप्लव अदिति को देखते हुए बोला, बनी वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, यमराज का रिश्तेदार है। मेरी मॉम मेरा गला काट देगी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने कॉलेज में उनके भाई के बेटे को धमकी दी थी। रिया विप्लव की बात पर रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, शाम के फंक्शन में मेरे घर वाले आने वाले हैं, अगर कॉलेज में हुए मेरे अनमोल के किस के बारे में उन्हें पता चल गया तो कहीं तो
वो लोग लगे हाथ मेरी भी सगाई न करवा दे। रिया की बात सुनकर विप्लव अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए बोला, 1 मिनट, धोखेबाज, झूठी, मक्कार औरत, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस प्रोफेसर के साथ चक्कर चला रही हो। रिया विप्लव के बाल को पकड़ कर बोली, चुप कर गधे, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैं भला उस बुढ़े के साथ चक्कर क्यों चलाऊंगी। विप्लव रिया के हाथ पर मारते हुए बोला, छोड़ मेरे बाल को, छोड़ मोटी। रिया अपने हाथ को मलते हुए विप्लव के बाल को छोड़ देती है और कुछ सोचने लगती है। विप्लव रिया को देखते हुए कहता है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों ने किस किया है। रिया तिरछी नज़र से विप्लव को देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता था कि तू पूरे घर में ढिंढोरा पीट कर बता देगा और कहीं हम दोनों की शादी न करवा दे, इसलिए मैंने नहीं बताया। विप्लव खुश होकर ताली बजाते हुए बोला, वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब कि तुम मेरे मामा जी की बहू बनेगी। रिया विप्लव के पीठ पर ढोलक बजाते हुए बोले, गधे, दिमाग से पैदल, मैंने क्या कहा तुझे, आदमी कहीं किसी दिन मुझे ही फांसी पर न लटका दे। विप्लव रिया के हाथ को झटक कर बोला, मुझे भी अब टेंशन हो रही है, मैं तो नीचे ही नहीं जाऊंगा। अदिति विप्लव की बात पर नाराज होते हुए बोली, मेरी सगाई है वापी और तुम नहीं जाओगे, बोल रहे हो मैं सगाई नहीं करूंगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो। विप्लव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बनी, अगर मैं नीचे गया तो फ्री फायर के दुश्मन की तरह सभी लोग मुझे टारगेट करेंगे। अदिति विप्लव की बात पर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफ्टी एरोमर की तरफ प्रोटेक्ट करूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं रहूंगी। रिया अदिति का साथ देते हुए विप्लव से बोली, सुनाई नहीं दिया क्या, मुझे जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है उस खड़ूस अंकल में, जब देखो पता नहीं क्या सोचता रहता है, पागल। बनी बिल्कुल सही कह रही है, और पूरे क्लास का तो तूने ही तो इनवाइट किया है ना, तेरे भाई की सगाई है, सभी लोग आएंगे और तेरी चश्मिश भी तो आएगी। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरी चश्मिश भी आएगी, तो मुझे वहाँ पर होना जरूरी है। अदिति कुछ देर चुप रहकर बोली, वापी, मैंने ना अपने क्लासमेट को भी इनवाइट किया है, मैंने ठीक किया ना। विप्लव अदिति की बात पर उसके सर को थपथपा कर बोला, कोई बात नहीं बनी, जैसे मैंने अपने क्लासमेट को इनवाइट किया है वैसे ही तुम भी कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी ही सगाई है, मेरी तो है नहीं। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, बॉबी भी आएगी, तुम उसके साथ झगड़ा मत होना प्लीज। विप्लव अदिति को बुरी तरीके से घूरने लगता है, जिस पर अदिति विप्लव के बाह को पोक करते हुए कहती है, प्लीज़ ना, गुस्सा मत हो, मैंने सीनियर से बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लासमेट को इनवाइट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने करा। विप्लव कुछ सोच कर बोला, और तुमने उस गंदी लड़की के भाई को भी इनवाइट किया है। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अगर बहन को करती भाई को नहीं करती तो कुणाल को बुरा लगता ना, इसलिए उसे भी करना पड़ा। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अपने औजार लेकर तैयार रहना है, क्योंकि आज मुझे तृतीय विश्व युद्ध के लिए ऐलान करना है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर विप्लव बिना किसी की बात सुने वहाँ से तुरंत अपने कमरे के लिए निकल जाता है। अदिति जाते हुए विप्लव को एक नज़र देखने के बाद रिया की तरफ देखते हुए बोली, दीदी मेरा आपसे एक सवाल था। रिया मिरर के सामने खड़ी हो अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ बनी बोलो। अदिति रसगुल्ले को थोड़ा थोड़ा खाते हुए बोली, किस करने में मज़ा आता है क्या। रिया पलट कर अदिति को देखते हुए बोली, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। शोभित भाई और तुमने किस तो किया होगा ना। अदिति अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर किस किया था, बाकी कहीं पर किस नहीं किया। ये कहते हुए अदिति अपने नीक की तरफ इशारा करती है। रिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता यार कैसा लगता है किस करते,
पास वापी को पास होगा। अदिति अपना सिर हिलाते बोले, हो बॉबी बॉबी, और उसने अच्छा सा किस किया था, लेकिन वापी तो चला गया, हमें कौन बताएगा। रिया को सोच कर बोली, बनी सगाई के बाद तुम ब्रो को किस कर लेना, अच्छा आइडिया है ना, फिर तुम्हें पता भी चल जाएगा। अदिति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, नहीं नहीं, मैं सुहागरात के लिए बचा कर रखी है, अपनी किस में क्यों दे दूँ किसी को, मैं नहीं दूंगी। रिया अदिति के सिर पर मार कर बोली, इडियट, शोभित भाई तुम्हारे हस्बैंड होंगे ना, और उनके साथ ही तुम्हारी सुहागरात होगी, तो तुम उन्हें किस कर सकती हो, शादी से पहले भी। आदित्य मुंह बनाते हुए बोले, मेरे भोले में जब पढ़ा है कि लड़कों को लड़कियों से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, मैं नहीं करूँगी किस। रिया गहरी सांस लेकर बोली, उसका ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, सो जाना, क्योंकि रात का फंक्शन काफ़ी देर तक चलेगा। रिया के बात पर अपना सिर हिलाती और बाउल की तरफ देखती है, जो कि पूरे तरीके से खाली हो गया था। आदित्य दांत दिखाते हुए रिया को बाउल पकड़ा देती है, तो रिया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय लगातार महक को घूरे जा रहा था। महक कन्फ्यूजन भरी नज़रों से मृत्युंजय को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मृत्युंजय का कौन सा फ्यूज उड़ गया है जो फिर से वो उसे घूर रहा है। मृत्युंजय की नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए आखिर में हार कर महक उससे बोली, क्या हो गया। थक हार कर महक उससे बोली, क्या हो गया, आप इस तरीके से मुझे क्यों खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे हो। मृत्युंजय महक को घूर कर बोला, मेरा ब्लेजर और शाम का पहनने वाला आउटफिट्स को लेकर आओ। महक मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, लेकिन आपने तो अपने लिए ही चूज कर लिया था ना। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मैंने कहा मेरे आउटफिट्स को लेकर आओ, मुझे अभी चेक करना है, शाम को दिक्कत नहीं चाहिए। महक एक गहरी सांस लेकर कबर्ड से मृत्युंजय के कपड़े लेकर आती और उसके सामने रखते हुए कहती है, आपके कपड़े। मृत्युंजय तिरछी नज़र से कपड़ों को देखकर महक से बोला, तुम क्या पहन रही हो महक। मृत्युंजय के सवाल पर बोली, मुझे कुछ नॉर्मल सा पहनना होगा, क्योंकि मुझे सारे काम देखने हैं। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मैंने पूछा कि तुमने अपने लिए कौन सा आउटफिट लिया है। महक थक हार कर एक बैग लाकर मृत्युंजय के सामने रखते हुए बोली, बनी मेरे लिए लेकर आई है, मुझे नहीं पता कि क्या है। मृत्युंजय बैग से लहंगा निकालता है। मृत्युंजय अपने कपड़े की तरफ देखता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्काई ब्लू कलर में ही थे। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच में इसी लहंगे को पहनोगी ना। महक अपना सिर हिलाकर बोली, बनी ने बहुत प्यार से दिया है, पहनना ही पड़ेगा। मृत्युंजय एटीट्यूड में बोला, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कोई कपड़े नहीं पहनने दूंगा। महक अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हैं आप। मृत्युंजय टाइम की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पति को भूख लगी है। महक अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, मेरा पति कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपने हाथ से खा सकता है। मृत्युंजय महक के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेहंदी कब लगवाई और मुझे बताया क्यों नहीं। महक अपने हाथ को एक नज़र देखकर बोली, कल लगवाई थी, जब आप नहीं थे, और फंक्शन ही ऐसा है कि लगवाना पड़ता है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ कर बोला, मेरा नाम भी लिखवाया तुमने। महक अपने हाथ पीछे लेते हुए बोली, नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही है जो मैं नाम लिखवाऊंगी। मृत्युंजय महक को अपने पास खींचता है तो महक सीधा उसके लैप पर जाकर बैठ जाती है। मृत्युंजय महक के कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। महक मृत्युंजय की गर्म सांसों को अपने गले पर महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो मृत्युंजय हल्का सा महक के गले पर किस कर लेता है। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हो, आज फंक्शन है ना। मृत्युंजय जानबूझकर महक को सताते हुए बोला, हाँ। तो महक अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोली, मुझे बाहर जाना है,
सारी तैयारियां देखनी है। मृत्युंजय अपने नाक को महक के गले पर रब करते हुए बोला, बाकी लोग हैं घर के, वो लोग देख लेंगे तैयारी, तुम मुझे देखो ना। महक थोड़ा सा शिफ्ट होकर मृत्युंजय की तरफ पलट कर बोली, आप मुझे परेशान करना बंद करो। मृत्युंजय महक के गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, मैं परेशान नहीं करूंगा तो कौन करेगा। महक कुछ देर चुप रहकर बोली, मित्तल फैमिली भी आने वाली है ना। मृत्युंजय महक की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। महक कंफ्यूज होते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सारे मेहमान। मृत्युंजय महक के होठों पर उंगली रखकर बोला, मैंने कह दिया, शो कह दिया, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़े। महक मृत्युंजय की आवाज़ में घबराहट को भांप कर अपना सिर हिला देती है, जिस पर मृत्युंजय महक के गाल पर किस करके कहता है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अभी से क्या करूंगी रेडी होकर। मृत्युंजय महक को अपनी गोद से उठाते हुए बोला, क्योंकि लड़कियों को काफ़ी वक्त लगता है तैयार होने में। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप गलत कह रहे हो और मैं ब्राइड नहीं हूँ, अदिति को तैयार करना है। मृत्युंजय महक के सिर पर हल्का सा थपथपा कर बोला, तुम काफ़ी समझदार हो। महक धीरे से बोली, इसलिए मुझे बेवकूफ़ पति मिला है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहाँ से लगता हूँ। महक खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं कह रही थी, पजेसिव कह रही थी। मृत्युंजय महक के दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए बोला, महक अवस्थी सारंग, एक आदमी उसी के लिए पजेसिव होता है जिसे वो खोना नहीं चाहता। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रही हूँ पतिदेव। मृत्युंजय महक के होठों पर पैक देकर बोला, और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। महक कुछ सोचकर बोले, वैसे एक बात बताइए, मैं बोरिंग हूँ या फिर आप इस जनरेशन के हिसाब से बोल्ड है। मृत्युंजय महक के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस जनरेशन के हिसाब से बोल्ड हूँ। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, इसका मतलब आप मुझे ओल्ड फैशन कह रहे हो। मृत्युंजय महक के निचले होठ को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर उसे दुलारते हुए बोला, ओह मेरी प्यारी बीवी को गुस्सा आ गया, मैंने तुम्हें ओल्ड फैशन कब कहा, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल फूल हो तुम। महक मृत्युंजय के हाथ को झटकते हुए बोली, बस सभी आपकी तरह नहीं होते खड़ूस। मृत्युंजय महक को घूर कर बोला, तुम मुझे खड़ूस कह रही हो। महक बिस्तर पर परे कपड़े की तरफ इशारा करते हुए बोली, सभी चीज़ों को अच्छे से रख दीजिएगा और आप खड़ूस की बात करते हैं, आप तो एक नंबर के बागड़ बिल्ले हो। इतना कहकर महक कमरे से बाहर भाग जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ घूर कर देखता है और हल्का मुस्कुरा कर कहता है, सोचा नहीं था जिस लड़की पर इतना गुस्सा आता था वो लड़की मेरे गुस्से को कंट्रोल करने वाली एक मेडिसिन बनकर सामने आएगी। ओह महक, तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता मैम। इतना सोचते हुए मृत्युंजय सारे सामान को कबर्ड में रख देता है और कमरे से बाहर आ जाता है। पूरा सारंग विला दुल्हन की तरह सजा हुआ था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जैसे सगाई नहीं आज की शादी हो, आज ही शादी हो। हर तरफ खुशियों का माहौल था। अदिति, वैशाली और रिया एक ही कमरे में रेडी हो रहे थे। ब्यूटिशियन आई हुई थी। अदिति ने अपने लिए वही लहंगा पहनना था जिसे उसने चूज किया था, क्रीम कलर का ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ क्रीम कलर का लहंगा जिसके ऊपर में वाइन कलर की जैकेट थी। वैशाली के लिए अदिति डार्क ब्लू कलर का लहंगा चोली लेकर आई थी जिसकी ब्लाउज 1 स्टेप वाली थी। रिया ने हल्के पिंक कलर का लहंगा चोली अपने लिए सिलेक्ट किया था। ब्यूटिशियन धीरे धीरे उन तीनों को रेडी कर रही थी, तभी महक वहां आ जाती है। उसके हाथ में बैग था। महक उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे ज़रा देरी हो गई, मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ। इतना कहकर महक वॉशरूम की तरफ चली जाती है।
कुछ देर बाद महक फुल स्लीव वाली ट्रांसपेरेंट स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज और नीचे लहंगा जिसमें स्काई ब्लू कलर का बेल्ट लगा हुआ था और वो काफ़ी खूबसूरत था, चेंज करके बाहर आती है। वैशाली मिरर में महक को देखते हुए बोली, हम क्या कहते हैं, आपको ना आज बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, वरना लोग आपको ऐसा देखेंगे कि आपको नज़र लग जाएगी। महक वैशाली के सिर पर हल्का सा मार कर बोली, पागल लड़की, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। रिया महक को देखते हुए बोली, नहीं दीदी, वैशाली भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैशाली रिया को घूरते हुए बोली, महक दीदी को दीदी और हमको भाभी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रिया वैशाली की बात पर दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, तुम भी मेरी दीदी हो, ओके। महक आकर मिरर के सामने बैठ जाती है तो एक ब्यूटिशियन उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। तकरीबन 2 घंटे बाद उन लोगों का मेकअप पूरा होता है। महक के बालों को स्ट्रेट किया गया था और उसने अपने सर पर मराठा पट्टी पहन रखा था। अदिति के बालों को कर्ली करके उसे डायमंड कलर की मेटल मांग टीका पहनाया गया था और वैशाली ने बिना ज़्यादा तामझाम करे सीधा अपने बालों को बंद बना लिया था और अपने मांग में सिंदूर भर लिया था। रिया में एक छोटा सा मांग टीका पहना था और सारे ज्वेलरी पहनकर सभी लड़कियां तैयार थे। महक मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ कमी लग रही थी। रिया उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, एक सेल्फी लेते हैं ना, उसके बाद चलेंगे बाहर। रिया की बात पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और रिया के साथ सेल्फी लेते हैं। उन लोगों का फोटो सेक्शन शुरू हो जाता है और महक उन लोगों को वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।